कर दूँ? हाँ। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास प्रीवियस लेक्चर में हमने हमारे साझेदारों के प्रकार पढ़े थे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं साझेदारी के प्रकार। साझेदारी के प्रकार को अध्ययन करने के लिए इन्हें दो प्रकार से बांटा गया है। पहला अवधि के आधार पर और दूसरा देयता के आधार पर। अवधि के आधार पर साझेदारी दो प्रकार की होती है। पहला ऐच्छिक साझेदारी और दूसरी होती है हमारी विशिष्ट साझेदारी। हम समझते हैं ऐच्छिक साझेदारी क्या होती है। ऐच्छिक साझेदारी जो होती है वो हमारे साझेदारों की इच्छा पर, यानी वह स्वतंत्र सहमति से इच्छा रखते हैं किसी कार्य को करने के लिए, व्यापार करने के लिए, तो वह समझौता कर कर साझेदार बन जाते हैं। उनको कोई भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन किसी अन्य व्यक्ति को देने की कोई आवश्यकता नहीं रहती है। और जब वह साझेदारी समाप्त करना चाहते हैं तो वह एक साझेदार द्वारा नोटिस देने पर समाप्त भी किए जा सकते हैं। ठीक है। दूसरी होती है विशिष्ट साझेदारी। विशिष्ट साझेदारी की जो निर्माण है वो किसी विशिष्ट उद्देश्य को लेकर किया जाता है। अर्थात ऐसी साझेदारी जो किसी विशिष्ट उद्देश्य को पूरा करने के लिए, जैसे कि कोई भी हमारी योजना है कि हमें ये पुल बनाना है, इसके लिए हम ये साझेदारी कर रहे हैं, तो जैसे ही पुल का निर्माण शुरू होगा, साझेदारी शुरू होगी और विशिष्ट उद्देश्य यथार्थ पुल बन जाएगा, तो पुल का निर्माण समाप्त होते ही, यानी पुल बन जाने के पश्चात ऑटोमेटिकली ये आपकी ये साझेदारी क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। यानी इसकी कोई अवधि नहीं है, ये एक विशिष्ट उद्देश्य को लेकर की जाती है और जैसे ही वो विशिष्ट उद्देश्य पूरा होता है, विशिष्ट योजना, परियोजना, कोई भी कार्य आपका पूरा होता है, अपने आप ही ये समाप्त हो जाती है। दूसरी होती है हमारी देयता के आधार पर साझेदारी। दो प्रकार की होती है, एक तो होती है सामान्य साझेदारी और दूसरी होती है सीमित साझेदारी। सामान्य साझेदारी क्या होती है? इसके अंदर क्या होता है, जितने भी साझेदार होते हैं उन सभी साझेदारों का दायित्व जो होता है असीमित होता है, संयुक्त रूप से होता है फर्म के प्रति। यदि कोई भी साझेदार किसी भी प्रकार की फर्म के अंदर नुकसान होता है तो उस प्रत्येक साझेदारों का दायित्व असीमित होता है, अर्थात लगाई गई पूंजी के अलावा भी अगर ऋणों का भुगतान नहीं होता है तो उसकी निजी संपत्ति से भी इसका भुगतान प्राप्त किया जा सकता है। साथ ही साथ सभी प्रबंधकों को इसमें भाग लेने का, यानी इस व्यवसाय का संचालन करने का, कार्य करने का पूरा अधिकार होता है। ऐसे फर्म का पंजीयन भी क्या होता है, स्वैच्छिक होता है और असीमित दायित्व वाली जो साझेदारी होती है उसमें साझेदारों की अगर मृत्यु हो जाती है या वह पागल हो जाता है या अवकाश ग्रहण करने से ये जो साझेदारी है ये क्या होती है, प्रभावित भी होती है। दूसरी होती है सीमित साझेदारी। सीमित साझेदारी में क्या होता है, इस साझेदारी के अंदर जितने भी साझेदार हैं उनमें से केवल एक साझेदार का दायित्व असीमित होता है और बाकी जो साझेदार होते हैं उनका दायित्व सीमित होता है। अर्थात ऐसी साझेदारी के अंदर चाहे कितने भी साझेदार हो, एक साझेदार का असीमित दायित्व होना ज़रूरी है, चाहे अन्य साझेदारों के दायित्व सीमित क्यों न हो। ऐसी साझेदारी सीमित दायित्व वाली साझेदारी कहलाती है और इस साझेदारी में साझेदारों की मृत्यु या पागलपन या दिवालिया होने पर ये समाप्त नहीं होती। क्यों? क्योंकि इसमें एक व्यक्ति का दायित्व हमेशा सीधा असीमित होता है, अन्य का असीमित होता है। अर्थात कोई अन्य साझेदार अगर मृत्यु, पागल या दिवालिया हो जाता है तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। सीमित दायित्व वाले साझेदार प्रबंध में भाग नहीं लेते हैं तथा उनके कार्यों को न तो फर्म में न कोई दूसरे साझेदार से आबद्ध रहते हैं। ऐसी साझेदारी का पंजीयन करना आवश्यक होता है। ऐसी साझेदारी के बारे में भारत में पहले अनुमति नहीं थी। 1991 में हमारी जो न्यू लघु उद्योग नीति लागू की गई थी उसके पश्चात ये साझेदारी की अनुमति प्रदान की गई है। ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है साझेदारी संलेख। साझेदारी संलेख यानी पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या होती है? जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि कोई भी व्यक्ति जो आपसी सहमति से समझौता करके लाभ हानि के लिए साझेदारी करना चाहते हैं, साझेदारी व्यवसाय को प्रारंभ कर सकते हैं और इसका लेखांकन कर, इसका रजिस्ट्रेशन कराना या ना कराना उनकी स्वैच्छिक इच्छा पर होता है। लेकिन कोई आने वाले समय में किसी भी प्रकार की कोई विपदा ना हो, कोई भी हमारे बीच में वाद प्रस्त ना हो, इसलिए ज़रूरी होता है कि जब साझेदारी का निर्माण किया जाए
तो साझेदारों के मध्य जितनी भी शर्तें हैं अनुबंध की कि किस तरीके से वो लाभ का बंटवारा करेंगे, कौन भाग संचालन में लेगा, कौन नहीं लेगा, कौन कितनी पूंजी लगाएगा, तो ये सारी बातें है ना, तो अगर ये लिखित रूप के अंदर लिख ली जाए तो आने वाले भविष्य में किसी प्रकार की, कहते हैं ना, असमंजस, गलतफहमी और किसी प्रकार का वाद ना हो, इसलिए मौखिक के स्थान पर लिखित समझौता करने की आवश्यकता होती है और करनी चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करें। जो लिखित समझौता होता है, जो किया जाता है, उस लिखित समझौते के अंदर इनको एक पत्र तैयार करना होता है, जिसे हम कहते हैं साझेदारी संलेख। साझेदारी संलेख जो होता है वो एक लिखित प्रमाण पत्र होता है, जिसके अंदर आपको साझेदारी की समस्त शर्तों और नियमों का उल्लेख करना होता है और उसको न्यायालय के अंदर प्रस्तुत किया जा सकता है। और साझेदारी संलेख जो होता है उसके अंदर लिखी हुई सारी बातें, जिस पर कि सभी साझेदारों के हस्ताक्षर होते हैं, उसे साझेदारी अधिनियम के अंतर्गत जाकर हम रजिस्टर्ड कराते हैं और उस पर रजिस्टर्ड मोहर होती है, जिससे कि आप आने वाले भविष्य